नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा की, फिर सरयू की आरती में भी हिस्सा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्रपति का यह पहला अयोध्या दौरा है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में करीब 5 घंटे तक रही। पूरे देश में राष्ट्रपति के दौरे की चर्चा हुई, लेकिन हैरानी की बात है कि आज विपक्ष के किसी नेता ने चुनाव रैलियों में अयोध्या का जिक्र नहीं किया। आज किसी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात नहीं की, जबकि पिछले कई दिन से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक सब अपनी चुनावी सभाओं में रोज रोज इल्जाम लगा रहे थे कि राष्ट्रपति को अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने दिए गए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेता दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लेकिन आज जब राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पहुंची, उन्होंने भक्तिभाव से रामलला के दर्शन किए तो विरोधी खामोश हो गए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य तक सबने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को घेरा। ये सब लोग राष्ट्रपति का नाम लेकर बीजेपी पर हमले कर रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी राहुल गांधी से कहा कि वो झूठ और भ्रम की राजनीति बंद करें, राम की शरण में आए, प्रभु राम उनका भी कल्याण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंची थी, जहां उन्होंने राम भक्त हनुमान के दर्शन किए, हनुमान जी की पूजा की। हनुमानगढ़ी के महंत पुजारी राजू दास ने राष्ट्रपति को चांदी की गदा, चांदी का राम दरबार और गौ माता की मूर्ति भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति सरयू घाट पहुंची। वहां उन्होंने हर शाम को होने वाली आरती में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने सरयू नदी का अभिषेक किया। सरयू की आरती में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर की तरफ रवाना हुई। रामलला के दर्शन करने के लिए जब द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंची तो वहां वैदिक विधि विधान से उन्होंने रामलला की पूजा की। राष्ट्रपति को पूजा कराने के लिए रामलला के सारे पुजारी मौजूद थे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी राम मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने रामलला की आरती के बाद प्रभु राम के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति महोदया कुबेर टीला गई, भगवान कुबेर की पूजा की। राष्ट्रपति के इस अयोध्या दौरे से पहले ही विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे थे कि देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों के जवाब दिए। चंपत राय ने कहा, न सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बल्कि पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपति के बारे में दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। राहुल जी को किसी ने बताया होगा। वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। आज अयोध्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। गुजरात के साबरकांठा की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो कहती थी राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन सच तो है कि जब से राम मंदिर बना है, कांग्रेसी नेताओं के दिलों में आग धधकने लगी है। ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना कि नहीं बना? शान से बना कि नहीं बना? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई? क्या कहीं कोई आग लगी? क्या देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की। जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची तो उनके विजिट को राजनीति से अलग रखा गया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल पहुंची, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां नहीं थे। योगी आदित्यनाथ उस वक्त महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, सोलापुर में थे। यहां योगी ने अयोध्या का जिक्र किया, कहा आजकल राहुल गांधी और उनके साथी इसलिए परेशान हैं कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर क्यों बन गया। योगी ने कहा जो लोग कहते थे कि राम थे ही नहीं, जो कहते थे अयोध्या में मंदिर बना तो खून की नदियां बहेगी, जो राम का नाम लेने में शर्म महसूस करते थे, वो सब अब अयोध्या जाने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन जनता इनका सच जान चुकी है। योगी ने कहा कांग्रेस को न प्रभु राम माफ करेंगे न राम भक्त। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का ये भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। क्या अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। जब राम मंदिर के लिए जब फैसला हो रहा था तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, एक
मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम मंदिर बना है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि ये है यूपी। लेकिन मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए, कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय? याद करिए, उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे, और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। क्योंकि सोलापुर की सीट से कांग्रेस की तरफ से सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे चुनाव के मैदान में है, और यूपीए सरकार के वक्त सुशील शिंदे देश के होम मिनिस्टर थे। सुशील शिंदे ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। सबसे पहले शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सुशील कुमार शिंदे के उस बयान का हवाला देकर अयोध्या की बात की और कहा कि उनके परिवार के लोग यहां चुनाव लड़ रहे हैं। आज अमित शाह ने भी अयोध्या के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, इसलिए कोरबा की रैली में अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने पहले राम का विरोध किया, फिर राम मंदिर बनने का विरोध किया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। अमित शाह ने कहा अब रामलला के ननिहाल वालों को उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? और एक कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खरगे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धुतकार सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीहाल वाले हो, ये कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो? हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। मजे की बात यह कि कल तक तो राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सारे बड़े बड़े नेता अयोध्या के मुद्दे पर खूब बोल रहे थे। बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या आने का न्योता नहीं दिया गया। लेकिन आज जब राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पहुंच गई तो इस मुद्दे पर चुनावी रैलियों में विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला। बहुत ढूंढा तो संजय राउत का रिएक्शन मिला। संजय राउत ने कहा अब चुनावी माहौल है, बीजेपी की नजर आदिवासी वोटों पर है, इसीलिए मोदी सरकार ने राष्ट्रपति को अयोध्या भेजा। चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को
बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका सम्मान करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे घटना होती रहेगी देश में। जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है, राष्ट्रपति जी को इस मंदिर में भेजेंगे, उस मंदिर में भेजेंगे, प्रधानमंत्री भी जाते रहेंगे। हाँ, भस्म चंदन लगाएंगे तो फोटो भी आ जाएगा। ये सही है कि राम मंदिर इस चुनाव में एक बड़ा इशू है। रोज दोनों तरफ से इसकी चर्चा होती है। बीजेपी के नेता याद दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। राहुल गांधी भी राम मंदिर का जिक्र करते हैं अपनी हर चुनावी सभा में। जब दलितों की बात करते हैं, जब मोदी को आदिवासियों का दुश्मन बताते हैं, तो इसी क्रम में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ले आते हैं। राहुल कहते हैं कि मुर्मू को मंदिर में इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी हैं। राहुल गांधी ये भूल गए कि द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी महिला को, सर्वोच्च पद पर आसीन करने का निर्णय नरेंद्र मोदी का ही था। पर चुनाव में सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। अच्छी बात यह कि आज राष्ट्रपति के राम मंदिर के विजिट को राजनीति से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, राष्ट्रपति के साथ दिखाई नहीं दिए। लेकिन राम मंदिर अब गांव-गांव में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। 22 जनवरी से 22 अप्रैल तक 3 महीने में दुनिया भर से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके हैं और यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्रिश्चियन के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी को अब तक का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट माना जाता था। यहां साल भर में 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख लोग उम्रा करने पहुंचे थे। और अंदाजा यह है कि जब तक एक साल पूरा होगा, करीब 10 करोड़ लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके होंगे। और यह एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसको पार पाना किसी भी धार्मिक स्थल के लिए मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली और एनसीआर में लाखों पेरेंट्स कई घंटों तक परेशान रहे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के स्कूलों के बाहर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। दिल्ली एनसीआर के बड़े नामी गिरामी स्कूलों में बम होने की धमकी बाकायदा एक ईमेल के जरिए दी गई। एक ही वक्त पर, एक ही मेल आईडी से एक जैसी धमकी दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को भेजी गई। इससे तुरंत बाद स्कूलों की तरफ से दिल्ली पुलिस को खबर की गई। क्योंकि इतने सारे स्कूलों से फोन कॉल्स आए, दिल्ली पुलिस भी एक बार सख्ते में आ गई। स्कूलों में फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस के जवान पहुंच गए। स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला गया, स्कूल बंद कर दिए गए। पेरेंट्स को फोन करके बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए कहा गया। लेकिन जैसी खबर पेरेंट्स तक पहुंची तो पैनिक क्रिएट हो गया। घबराए माता पिता दौड़ते भागते बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया। हमें मैसेज आया कि आप कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से स्कूल को बंद किया जा रहा है और आप कृपया यहाँ के अपने बच्चों को कलेक्ट करें। और यहाँ के हम देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त क्योस है। आई थिंक स्कूल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। दोनों गेट्स, किसी को कुछ नहीं पता, स्कूल अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं पता कि कैसे बच्चों को हैंड ओवर करना है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक और क्योस इतना ज़बरदस्त है। अभी तक बच्चों को हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं और पैनिक की जो सिचुएशन है, स्कूल अथॉरिटी कुछ नहीं बता पा रही हैं। ये हमें न्यूज़ से पता चला है कि बॉम्ब की जो है थ्रेट्स आई हैं कुछ स्कूलों में, जिसमें डीपीएस स्कूल और एमईटी स्कूल्स भी हैं, जिसकी वजह से ये सब स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चों को हैंड ओवर किया जा रहा है। बट स्कूल अथॉरिटी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जो आप खुद देख पा रहे होंगे, मेन रोड पे पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं है जो ट्रैफिक को मैनेज करे, और आप स्कूल अथॉरिटीज़ को भी देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है कि इतने सारे बच्चों को कैसे
डिस्पर्स करना है या कैसे बच्चों को हैंडओवर करना है प्रॉपर वे में? कोई वैलिड कोई सूचना नहीं है, ट्विटर से आया है कुछ, तो लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक फैल चुका है और ऑफिस का टाइम है ये, और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे बिल्कुल क्योस मचा हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, और बिना कार्ड के नहीं दे रहे, वो बहुत ज़्यादा क्योस है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी क्लास आ रही है कौन सी जा रही है, बिल्कुल क्योस, टोटल क्योस, रोड पे पूरा क्योस लग चुका है। अभी एक्चुअली ये सूचना ये मिली है कि स्कूल्स को थ्रेट मिली है कि किसी भी स्कूल में बॉम्ब रखा हुआ है, तो स्कूल से ऑफिशियली मैसेज आया है बच्चों को लेने के लिए। आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह कैसा माहौल रहा होगा। किसी का बच्चा स्कूल में हो, माता पिता ऑफिस में हो, अचानक स्कूल से फ़ोन आए, आप अपने बच्चों को ले जाइए, स्कूल में बम रखे होने की खबर मिले, तो माता पिता का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। हालांकि स्कूल से जिन लोगों को फ़ोन या मैसेज गए उनको ये बताया गया कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है, सर्च चल रही है, कुछ मिला नहीं है, सिर्फ एहतियातन स्कूल को बंद किया गया है। लेकिन जिन लोगों को न फ़ोन आया न मैसेज मिला, जिन्होंने टीवी पर यह खबर देखी, वो लोग काफ़ी घबरा गए। एक साथ सारे पेरेंट्स स्कूलों के गेट पर जमा हो गए, इसीलिए अफरा तफरी मची। एक बेटिया एक दूसरे स्कूल में, तो दूसरे स्कूल से पिक करके लाया हूँ। अब यहाँ से एक पिक स्कूल में आया था मेल? हाँ जी, स्कूल में मेल नहीं आया था, बट वहाँ से तो बस ये मैसेज आया था कि आप अगर पिक करना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को पिक कर लीजिए, प्रिकॉशनरी हमें पिक करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स को हैंडओवर नहीं करते तो पेरेंट्स को ये अथॉरिटी थी कि वही आके बच्चों को ले जा सकते हैं। तो क्या स्कूल से कोई कॉल या मैसेज आया था आप लोगों को? मैसेजेस आए थे कि एवरीथिंग इज ओके, वी हैव सर्च फॉर इट, देयर इज नथिंग टू वरी। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों में बम होने को लेकर होक्स कॉल या ईमेल आए हो, लेकिन पहली बार था जब इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर, इतने सारे स्कूलों में बम होने की खबर की गई। इसलिए स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स पे घबराहट ज़्यादा थी। जिनके बच्चे दिल्ली के MIT इंटरनेशनल स्कूल साकेत में पढ़ते हैं, उनका कहना है कि इस स्कूल में तो 3 बार इस तरह बम होने की धमकी आ चुकी है। हालांकि हर बार अफवाह निकलती है, खबर गलत साबित होती है, लेकिन फिर भी बच्चों की सेफ्टी को लेकर डर तो लगा ही रहता है। आज उन लोगों को और ज्यादा मुश्किल हुई जिनके बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। नेचुरल है डर लगना, तो बच्चों के साथ ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं। अब तो नेचुरली डर लगने लग गया कि 3rd टाइम हो गया ये, क्योंकि बार बार चैट का मतलब है कि इट मीन्स कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है, इसलिए बार बार आ रहा है, ऐसा बार बार हो रहा है। कैसा माहौल है? टेंस है और क्या, जैसा होना चाहिए, सारे टेंशन में ही है, टेंशन वाला ही माहौल है। मेल आया और मैसेज नोटिफिकेशन भी आया कि ये बॉम्ब स्केयर है, उसके लिए स्कूल को एज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी वो उसको बंद करेंगे, तो अपने वार्ड्स को लेके चले जाइए। दिस इज फॉर द आई थिंक 3rd या 4th टाइम की एमिटी को ऐसी कॉल आई है और हॉक्स कॉल है ये, बट वी वरीड बिकॉज ये बच्चों का सवाल है, द किड्स आर टू स्मॉल एंड उनकी तरफ से मैसेज आया स्कूल की तरफ से कि आप बच्चों को जल्दी से जल्दी पिक कर लिए, सो एवरीबडी इज कम टू पिक द किड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द किड्स, द प्रिंसिपल टोल्ड। आई थिंक सो इट्स वेरी गुड कि प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप आके अपने बच्चों को पिक करिए। हमारे पास यही मैसेज आया था कि कोई सडन न्यूज आई है जिसकी वजह से स्कूल को इवैक्यूएट करना है, तो आप या तो खुद आके ले लीजिए वरना बस थोड़ी देर में आएगी। बट यही है, बात सुन के हालत खराब हो गई है, मैं तो गिर भी गई हूँ डर के मारे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? कमल नारंग। सर क्या मैसेज मिला है स्कूल की तरफ से? मैसेज तो ये मिला है कि बच्चों को ले जाओ, प्रिकॉशनरी यहाँ पे बॉम्ब की एक हॉक्स कॉल आया है, जनरली जो भी कुछ है उसके लिए। पेरेंट्स की चिंता, उनकी परेशानी वाजिब है, सवाल बच्चों का है। हालांकि पुलिस ने सारे स्कूलों की जांच की, पूरी तरह सर्च किया, कहीं कोई बम नहीं मिला, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। कई एजेंसीज जांच में लगी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने स्कूलों को धमकी भरे ईमेल के मामले में आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और आईपीसी की धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। चूंकि 100 से ज़्यादा स्कूलों को एक साथ एक जैसा ईमेल एक ही आईडी से भेजा गया, इसलिए ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस सर्वर का इस्तेमाल किया गया वो विदेश में है। एक ही ईमेल आईडी savareem@mail.ru से मेल किया गया, एक ही IP एड्रेस से मेल किया गया।
ये आईपी एड्रेस एक रशियन कंपनी का है। हालांकि रशिया की फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि उनके यहां ऐसा कोई आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अब इस मेल की हर एंगल से जांच कर रही है। चूंकि सवारिम एक अरबिक शब्द है, अरबिक में सवारिम का मतलब होता है क्लैशिंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सवारिम को एक नारे के तौर पर अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस में इस्तेमाल करता रहा है। इसलिए जांच एजेंसियों को शक हुआ, हो सकता है कि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने इस तरह की साजिश रची हो। विदेशी ताकतें चुनाव के दौरान हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रही हो। ये भारत के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की शुरुआती रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सौंपी है। पुलिस पब्लिकली इस पर ज्यादा बोलने से फिलहाल तो बच रही है। किसी की इंटेंशन को एस्क्राइब करना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। तो इस समय कोई भी इंटेंशन एट्रीब्यूट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक इसकी तह पर ना पहुंचा जाए। सर्वर का पता लग पाया, हालांकि अभी इनिशियल जांच है कि क्या विदेश से बैठ के ये हरकत हुई या एक ही आदमी इसके पीछे है या प्री प्लानिंग है, क्योंकि 100 स्कूलों को एक साथ भेजना। देखिए, अभी कुछ भी कहना कंजंक्चर होगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन पर कमेंट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी। आज सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को परेशान देखकर बहुत तकलीफ हुई। पेरेंट्स को सारा काम छोड़कर स्कूल भागते देखकर बहुत दुख हुआ। स्कूलों के बाहर भीड़ थी, ट्रैफिक जाम था, पेरेंट्स के डरे हुए चेहरे, टीचर्स के चेहरों पर खौफ, बच्चों के चेहरे पर अनजान खतरे का डर। और ये सब हुआ किसी एक सिरफिरे की वजह से, जिसकी पहचान होनी बाकी है। यह भी नहीं पता कि शरारत थी या साजिश, लेकिन जो भी था, ऐसा करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल बन जाए। ये अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, उन्हें घसीट कर लाने की जरूरत है। चाहे थ्रेड झूठ निकली, लेकिन आज स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों ने न जाने क्या क्या सोचा होगा। बम फटना क्या होता है, मौत का डर क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, ये सारी बातें उन्होंने आपस में डिस्कस की होगी। पेरेंट्स के लिए बच्चों को समझाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसीलिए यह अपराध बड़ा है। ऐसे अपराधी को नॉर्मल कानून से डील नहीं किया जा सकता, इससे कहीं ऊपर उठकर सजा देने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं चुनाव की खबरों की। बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी जोरदार कैंपेन कर रही है। ममता का फोकस उन सीटों पर है जहां ट्रायंगुलर फाइट है। जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट के साझा उम्मीदवार से है, इन सीटों पर ममता बनर्जी बार बार रैलियां कर रही हैं। आज ममता मुर्शिदाबाद में थी। इस सीट पर लेफ्ट फ्रंट के मोहम्मद सलीम उम्मीदवार हैं। ममता ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में मिले हुए हैं, केरल में दिखावे के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। असल में दोनों पार्टियां तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी का साथ दे रही हैं, यह कहा ममता बनर्जी ने। कहा कि हमारे वोट काटने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा इस बार किसी चाल को कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि बीजेपी जीती तो सब खत्म कर देगी, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। ममता ने कहा वो मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के लोगों से कहने आई हैं कि मोहम्मद सलीम और अधीर रंजन को एक भी वोट न दें, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं। ममता जब मुर्शिदाबाद में थी, उस वक्त अधीर रंजन जंगीपुर लोकसभा सीट पर कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद हो गया। कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। अधीर रंजन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, इसलिए तृणमूल को वोट मत दो, सीधे सीधे बीजेपी को वोट दे दो। तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম। तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर हमला किया।
ममता की पार्टी की तरफ से कहा गया, अभी तक अधीर रंजन चौधरी बंगाल में बीजेपी के आंख और कान बने हुए थे और वो बीजेपी के कैंपेनर भी बन गए हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगने लगे हैं। जब विवाद हुआ तो जयराम रमेश ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधीर रंजन का बयान नहीं सुना, लेकिन वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का टारगेट सिर्फ बीजेपी को रोकना है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। अधीर रंजन के वीडियो को डॉक्टरेट बताया गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ का काम तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी आईटी सेल का हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में साफ तौर पर जंगीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम लिया था, उन्हें वोट देने की अपील की थी, लेकिन गलत नियत से उनकी स्पीच के एक छोटे से अंश को वायरल किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अधीर रंजन के भाषण का पूरा वीडियो पोस्ट किया। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিন। তৃণমূল কে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূল কে নয়, বিজেপি কে নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা তাই বকুলকে সমর্থন করুন। कांग्रेस अधीर रंजन के बयान पर सफाई देने में बिजी हो गई, लेकिन ममता बनर्जी को अब किसी पर भरोसा नहीं है। ममता ने बीजेपी को बंगाल का दुश्मन बताया है, कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी का दलाल करार दिया, सेंट्रल फोर्सेस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया और आज तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। ईवीएम की हेराफेरी और 2 चरणों में पोलिंग के फिगर्स में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। ममता ने कहा, जिस तरह मतदान खत्म होने के कई दिन बाद वोटिंग परसेंट बढ़ाया जा रहा है, ईवीएम गायब की जा रही हैं, उससे साफ है कुछ गड़बड़ तो हो रही है और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बीजेपी क्या कर रहा है दिस वर्ल्ड? ईवीएम मशीन पलट रहा है। हमें अच्छा हिंदी नहीं आता, लेकिन तब भी सबको सतर्क करने के लिए मैं कहने चाहूंगी, देशवासी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को याद रखना, जिसको वोट हो गया, जिसको आने वाला दिन वोट है, जो 19 लाख मशीन मिसिंग है, जो हम लोगों को बहुत दिन से पता है, आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो मशीन कहाँ गया? वो मशीन बीजेपी अभी इस्तेमाल कर रहा है, ओरिजिनल मशीन को चेंज करके। मेरे को डाउट है हर जनता का माफिक। इसी के लिए हम लोगों ने जानने चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, कितना असेंबली में, कितना बूथ में, कौन वोटिंग परसेंटेज हुआ है, क्या वोटिंग परसेंट हुआ था, कितना आदमी वोट दिया था, इसको डिटेल्स रहना चाहिए। यू कैनॉट जंप द वोट within 3-4 days about 5.75%. आज ममता बनर्जी पूछ रही थी कि ईवीएम मशीन किसने बनाई, ईवीएम मशीन की चिप किसने बनाई। उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहा कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही करार दिया है और यह फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़े हर पहलू पर विचार किया, सबको अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया। इसलिए अब ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। हाँ, जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना भी चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाना, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ममता बनर्जी जैसी बड़ी और अनुभवी नेता जब इस तरह की बात करती है तो चिंता होती है। चुनाव के दौरान विरोधियों पर हमले कैसे करने हैं, कौन से इश्यूज उठाने हैं, विपक्ष को जवाब कैसे देना है, ऑपोजिशन पार्टीज के नेता ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। मोदी आज गुजरात में थे, अपने लोगों के बीच में थे, इसलिए उन्होंने गुजराती सेंटिमेंट की बात की। बनासकांठा और साबरकांठा की रैलीज में मोदी ने कहा, जब से गुजरात के लोगों ने उन्हें सेवा का मौका दिया है, कांग्रेस के नेता उसी वक्त से उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन देश के लोगों ने 2014 में भी कांग्रेस को जवाब दिया, 2019 में भी सबक सिखाया और 2024 में भी
अब कांग्रेस के नेता मोदी को जेल भेजने की बात कह रहे हैं, मोदी का सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं। पब्लिक उसका भी जवाब जरूर देगी। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, एक चाय वाला क्या करेगा, एक गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी। कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा, इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है, राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं, ये हाल है इनकी। इसके बाद मोदी ने राहुल गांधी समेत उन नेताओं को चैलेंज किया जो कह रहे हैं कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी ने कहा, अगर वो सच्चे हैं, किसी का हक नहीं मारना चाहते, संविधान की रक्षा करना चाहते, तो गारंटी दें कि दलित, आदिवासी और ओबीसी का हक नहीं छीनेंगे, धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा कि मोदी जब तक जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगा, कांग्रेस को किसी का हक नहीं लूटने देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण, अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। मैं आज कांग्रेस के शहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो।
नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। आज मोदी ने वाकई में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, यह कहकर कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने पर अपना इरादा क्लियर करे। अब कांग्रेस ना तो ये कह सकती है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, और ना ही ये कह सकती है कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। अगर दिया तो कोटा कहां से आएगा, किसका हक काटा जाएगा? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है। और मजे की बात है कि चुनाव के शुरुआती दौर में आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इसे राहुल गांधी ने ही बोल बोलकर बड़ा बनाया, और अब मौका मिलते ही मोदी ने बाजी पलट दी। आजकल उत्तर प्रदेश में भी मौसम की गर्मी भी है और सियासी पारा भी खूब गर्म है। समाजवादी पार्टी का कैंपेन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। आज अखिलेश यादव ने इटावा में पब्लिक मीटिंग की। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। आजमगढ़ इस चुनाव में एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। यहां धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से है। आज दोनों ने पर्चा भरा। आजमगढ़ के पिछले इलेक्शन में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। उस वक्त बीएसपी की तरफ से गुड्डू जमाली मैदान में थे, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। हालांकि मायावती ने इस बार भी आजमगढ़ से सबिहा अंसारी को मैदान में उतारकर धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन आज पर्चा भरने के बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा, पिछली हार तो एक्सीडेंटल थी, अब आजमगढ़ के लोगों ने बीजेपी की हकीकत देख ली है, बीएसपी के मंसूबे समझ लिए हैं, इसलिए अब बीजेपी बीएसपी की दाल नहीं गल पाएगी। कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे बने ऑल ऑफ सडन, गुड्डू जमाली साहब कैंडिडेट हो गए बहुजन समाज पार्टी के, वो एक लोकप्रिय लीडर थे और बहुत बड़ा स्कोर किया उन्होंने 2,66,000 का। तो हार का एक बहुत बड़ा कारण वो था, तत्काल एक योगी जी की सरकार बनी थी, थोड़ा बहुत साथियों में निराशा भी थी। आखिरी दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था पिछले चुनाव में, तो कुछ ऐसे माहौल बने और बेईमानी, प्रशासन, जो बीजेपी का तरीका है वो तो अलग है ही, तो उसको मैं एक्सीडेंटल हार मानता हूँ। सबके बावजूद केवल 8,000 से हारा था, बहुत कम वोटों से हारा था। लोगों में सहानुभूति भी थी और आजमगढ़ के हजारों लोगों ने तो मुझसे कहा कि एक बार आ जाओ, मुझे निपटा लेने दो, बदला लेने दो। तो संयोग बस दोनों उम्मीदवार भी वही हो गए जो पिछले चुनाव में थे, तो अब आजमगढ़ के लोगों के हाथ में आ गया मौका। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी मेरे दिमाग में कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है और संभवतः 24 का चुनाव उनको ही लड़ना है, इसलिए मेरा मूवमेंट ज़रूर कम हुआ, लेकिन रिश्ते कमज़ोर नहीं हैं। धर्मेंद्र यादव भले ही बीएसपी कैंडिडेट सबिहा अंसारी को सीरियसली न ले, लेकिन इस बात का डर उन्हें भी है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है। पिछली बार बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और धर्मेंद्र की हार की सबसे बड़ी वजह यही बनी। आज पर्चा भरने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ ने कहा कि गुड्डू जमाली भले ही समाजवादी पार्टी में चले गए हो, लेकिन बीएसपी का वोटर उनके साथ नहीं, पार्टी के साथ है। निरहुआ ने कहा आजमगढ़ में उनका मुकाबला बीएसपी की सबिहा अंसारी से ही है, धर्मेंद्र यादव तो लड़ाई में ही नहीं है। हम 19 में हारे थे तो भी यहीं थे, 22 में जीते तो भी यहीं थे और रह के काम कर रहे थे। ये लोग 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। ये सिर्फ चुनाव में कार्यालय खोलते हैं, उसके बाद ये पता इनका चलता नहीं। आजमगढ़ में जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम हम लोगों ने 1.5 साल में किया है। ये लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है और पूरे आजमगढ़ को गढ़ ही बना दिए थे, लेकिन हम लोगों ने 1.5 साल में वो सब चकाचक बना दिया है। जो इसके पहले प्रत्याशी थे वो लड़ नहीं पा रहे थे और अब जो महिला प्रत्याशी आई हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और कहीं न कहीं उनको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बाहर है, लड़ाई यही दे रही हैं जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी मजबूत हैं, इसलिए उनको उतारा गया है। तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि जब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे और कन्नौज से जब अखिलेश यादव हारेंगे तब उनको देश में और यादव दिखाई देने लगेंगे। जब तक ये लोग हारेंगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ इनके घर में यादव नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे यादव हैं जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने घर के बाहर दिखाई नहीं देता है। नाम रख लिया समाजवादी पार्टी, पर काम इनका परिवारवादी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा,
मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हालांकि अखिलेश यादव इस बार अपने परिवार वालों को जमकर टिकट दिए हैं और घर के लोगों को जिताने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अखिलेश ने आज जसवंत नगर में अपनी वाइफ डिंपल के लिए वोट मांगे। अखिलेश ने कहा यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि संविधान बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, इसलिए लोगों को सोच समझकर वोट देना होगा। अखिलेश ने कहा उन्हें मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद की चिंता नहीं है क्योंकि यहां तो चाचा शिवपाल है। चाचा से योगी भी डरते हैं, चाचा बीजेपी वालों का पक्का इलाज कर देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। अखिलेश जिन चाचा से इलाज करवाने की बात कह रहे थे, उन्हीं चाचा शिवपाल से एक गलती हो गई और इस चक्कर में अखिलेश को आज बड़ी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। जसवंत नगर की एक पब्लिक मीटिंग में शिवपाल यादव ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील कर दी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। शिवपाल की जुबान फिसल गई, उनके मुंह से गलती से यह निकल गया कि बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जिता दो। लेकिन आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। कुछ ही पलों में शिवपाल के भाषण का यह क्लिप वायरल हो गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता कितनी भी सफाई दें, लेकिन आपको थोड़े दिन में योगी के भाषण में सुनाई देगा कि अब तो चाचा भी बीजेपी की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के केस में एक आरोपी ने आज पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लिया। अनुज थापन नाम का यह मुलजिम मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। उसको मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बने लॉकअप में रखा गया था। लॉकअप में अनुज ने टॉयलेट की खिड़की में चादर को फंसाकर बाल्टी पर खड़े होकर फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक जब अनुज थापन बहुत देर तक सीसीटीवी में नहीं दिखा, पुलिस कर्मी ने लॉकअप में चेक किया तो वहां अनुज थापन बेहोश पड़ा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनुज थापन को 25 अप्रैल को पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार किया था। 32 साल के अनुज पर इल्जाम था कि उसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विकी गुप्ता और सागर पाल को हथियार मुहैया कराए थे। अनुज थापन के सुसाइड केस की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। अनुज थापन का सुसाइड सरासर पुलिस की लापरवाही है। थापन सलमान के घर पर हमला करने वालों और हमला कराने वालों के बीच का लिंक था। उसकी मौत के बाद असली अपराधियों तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा।